तो बच्चों आज मैं डिस्कस करने वाला हूं केस स्टडीज को किस तरीके से एग्जाम में आप टैकल करोगे, और जब कोई बड़ी केस स्टडी एग्जाम में आती है तो सर हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस लाइन में इसका आंसर है और एग्जैक्टली इसका आंसर है कौन सा। इन पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप चीजों को समझोगे, किस तरीके से आप केस स्टडी को टैकल करोगे। आइए, तो एक बहुत अच्छी केस स्टडी मैं आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहली बात, जब केस स्टडी एग्जाम में आएगी आपको सिर्फ उसको रीड करना है और दिमाग को बेटा स्विच ऑफ मोड पे डाल दो। कुछ भी परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है जिस टाइम तक आप केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हो, जिस टाइम तक आप केस स्टडी को रीड कर रहे हो। तो ये केस स्टडी है, विनय वाज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। विनय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, मतलब ये टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है येलेट लिमिटेड। ओके, अ कंपनी प्रोवाइडिंग एडवांस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू इंडियन डिफेंस सर्विसेज। ये इंडियन डिफेंस सर्विसेज को एडवांस आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस सक्सेसफुली फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। पिछले 12 साल से बिजनेस बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। एंड अर्निंग इनफ प्रॉफिट, बहुत इनफ प्रॉफिट, अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। बट फॉर द लास्ट 1 ईयर दे रियलाइज दैट दो बिजनेस इज गेटिंग बिग ऑर्डर्स। उनको रियलाइज हुआ कि बिजनेस के पास बहुत बड़े और बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, विच आर बीइंग फुलफिल्ड ऑन टाइम। और ऑन टाइम हम उनको फुलफिल भी कर पा रहे हैं, मतलब बड़े ही इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं। ओके, इवन देन रेवेन्यू केप्ट ऑन डिक्रीजिंग। तब भी वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेवेन्यू लगातार घट रहे हैं बिजनेस में। ओके, विनय वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम वाज। विनय यहां पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम कहां है। हम ऑर्डर्स को टाइमली मीट कर पा रहे हैं, रेवेन्यूज अच्छे जनरेट हो रहे हैं, बट फिर भी ये क्या हो रहा है। ये बिजनेस में बुक्स में जब मैं चेक करता हूं तो रेवेन्यूज मेरे को कम क्यों दिखाई देते हैं। ओके, ही स्टार्टेड कीपिंग अ क्लोज चेक। अब उन्होंने निगरानी रखनी स्टार्ट करी, किसने, विनय ने, ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, एज ही कुड सेंस दैट समथिंग वेंट रॉन्ग। उसको पता चल गया कि भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेल बहुत अच्छी आ रही है बट बुक्स में रेवेन्यू मेरे को उतनी नहीं दिख रही, मेरे को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रेवेन्यू उतनी नहीं दिख रही, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने बड़ा दिमाग लगा के ये परख दिया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आइए अब उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने क्या किया, देखिए। ही वांटेड टू टेक सम एक्शन। एक्शन आ गया, मतलब वो कह रहा है कि वो एक्शन लेना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि कहां मिस्टेक हो रही है। बिफोर एनी मेजर डैमेज कुड इंश्योर। तो बेसिकली वो देख रहा है कि अब यहां पर कोई मेजर डैमेज ना हो जाए, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, उससे पहले उसने एक करेक्टिव एक्शन लिया। ओके, विनय अपॉइंटेड अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। विनय ने एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपॉइंट किया, हु मॉनिटर्ड द कंपनी प्रोसेस। उसने कंपनी के पूरे प्रोसेस को मॉनिटर किया एंड फाउंड आउट दैट कंप्यूटर ऑपरेटर्स वाज डिलीटिंग द एंट्रीज फ्रॉम द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर क्या कर रहा था, उसमें से एंट्रीज डिलीट कर रहा था। सेल्स की एंट्री को रिकॉर्ड करते ही उसको क्या करता था, डिलीट करता था। तो बेसिकली अगर रिकॉर्ड में कोई एंट्री नहीं आएगी तो मैं उसके रेवेन्यूज को गायब कर सकता हूं। और उसने क्या किया, देखो एंट्री तो डिलीट करी ही, आगे देखो, was deleting the entry from the computer and pocketing the revenue। एंट्री को डिलीट करता, उस रेवेन्यू को अपनी जेब में डाल लेता। वाह जी वाह। आगे देखो, he caught and handed over to the police। उसको पकड़ा गया और पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया। बहुत अच्छा हुआ। This created an atmosphere of order and discipline। इसकी वजह से एक डिसिप्लिन का एटमोस्फेयर क्रिएट हुआ। ठीक है, अब तरीके से काम होना स्टार्ट हो गया इन द ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प इन मिनिमाइजिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयज को डर लगना स्टार्ट हो गया कि अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो गई तो इस तरह के एक्शन हमारे ऊपर भी लिए जा सकते हैं, हो सकता है हमें भी कल को पुलिस के हवाले कर दिया तो, है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। तो देख रहे हो, अब यहां पर ना दिमाग लगाओ, अब सोचो। आपने पूरी आर्टिकल की तरह पढ़ लिया, अभी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ दिमाग को स्विच ऑफ मोड पे डाल के रखो, जब तक कि आप इसको ना पढ़ लो, जब तक कि इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसको ना पढ़ लो, जब तक अपने दिमाग को स्विच ऑफ मोड पे रखो। अभी सिर्फ आपने एक आर्टिकल की तरह, एक स्टोरी की तरह आपने चीजों को पढ़ा है, बस दैट्स इट। अब सोचना स्टार्ट करना है। देखो ध्यान से, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहां पर फॉलो हुआ है, बस। अब मेरा सोचने का क्राइटेरिया मेरे को मिल गया कि मेरे को किस हद तक सोचना है। मेरे को पता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बस अब मेरे को इसी के इर्द गिर्द सोचना है। मैं अगर पूरी केस स्टडी पढ़ के स्टार्टिंग से ही कुछ परसेप्शन लगाने लग जाता था ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी, राइट। अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें कैसे आ रही थी सर, देखो। अब यहां पर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि कोई प्लानिंग की बात है, सर यहाँ पर प्लानिंग की भी तो बात हो रही है कि वो करेक्टिव एक्शन लेने वाला है, तो प्लान कर रहा है कि नहीं।
अब यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन आपके दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब केस स्टडी को आप पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से कोई भी परसेप्शन बना के मत चलो। क्या करना है, जब तक कि आप लास्ट क्वेश्चन को ना पढ़ लो, और क्वेश्चन को बेटा पूरा पढ़ना, क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोला है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद आगे बोल देगा कि इसके अंदर से कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर फॉलो की गई है। फिर क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पढ़ लिया मैंने, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है, बस। क्या प्लानिंग है सर, लग तो रहा था लेकिन प्लानिंग नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि प्लानिंग में मैं टारगेट्स को सेट करता हूं। यहां पर टारगेट सेट करने की बात करिए, नहीं सर। यहां पर तो डेविएशंस को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं, कुछ मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स लेने की बात कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ किसमें होता है, किसमें होता है, किसमें होता है सर? कंट्रोलिंग में होता है। प्लानिंग में टारगेट सेट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है, स्टाफिंग में मैं रिक्रूटमेंट की बात करता हूं, हायरिंग की बात करता हूं, अच्छा, डायरेक्टिंग में मैं लीडिंग मोटिवेशन की बात करता हूं, तो बचा क्या? कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग में ही हो सकता है कि यहां पर वो करेक्टिव मेजर्स लेने की बात कर रहा है, यहां पर वो पुलिस भी एक्शन ले रही है। देखो सर, गलतियों को आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है, डेविएशंस को आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है। बुक्स में सेल के टारगेट्स मीट हो रहे हैं, बट बुक्स में उतनी रेवेन्यूज नहीं दिख रही। टारगेट सेट हैं, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यूज बुक में नहीं दिख रही, एक्चुअल रिजल्ट कुछ और आ रहा है। डेविएशन आइडेंटिफाई करा, क्या? कि चोरी हुई है, राइट? तो ये क्या है? करेक्टिव मेजर। तो यहां पर कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग है। अच्छा ठीक है सर, हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया। क्वेश्चन में हो सकता है कि फर्स्ट पॉइंट आपका 1 नंबर का आएगा, लेकिन फिर भी जो भी फंक्शन आपने आइडेंटिफाई किया है, मेक श्योर उसमें 1 से 2 लाइन आप खुद अपने लेवल पर उसको लिख कर आओगे। कंट्रोलिंग फंक्शन को थोड़ा सा केस स्टडी से रिलेट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जरूर आना, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब इसी केस स्टडी में हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी अदर 3 ways in which this function of management may help the organization। तो और 3 तरीके बताइए जिससे ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपने आइडेंटिफाई किया, दैट इज कंट्रोलिंग, ये हेल्प कर सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन की, बेसिकली जो केस स्टडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, अब यहां पर हेल्प की बात हो रही है, तो हेल्प मतलब क्या सर? ये फंक्शन किस तरीके से हेल्प कर सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं इंपॉर्टेंस इसकी एक्सप्लेन करके आ जाऊं तो क्या मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे? डेफिनेटली बेटा, हेल्प की वजह से मैं यहां पर आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि यहां पर इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है ये। कोई भी कंट्रोल, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली बेटा, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी महत्वता, जब भी तो हेल्प करेगा। उसकी महत्वता क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेटली वही पॉइंट उसके अंदर आएंगे। तो देखिए, तो पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कंट्रोलिंग फंक्शन है, उसके बाद 3 और तरीके बताने हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको 5 जो इसके इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट है वो 5 लिख दिया। आप कोई भी 3 इसमें एक्सप्लेन करके आ सकते हो, और मेक श्योर इसको भी आप एक्सप्लेन करके आओगे, और इनको भी 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में आप इनको एक्सप्लेन करके आओगे। तो सुनो ध्यान से। तो कंट्रोलिंग फंक्शन की वजह से सबसे पहला पॉइंट है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। भाई ऑर्गेनाइजेशन के गोल मैं अचीव कर पाता हूं, क्यों? क्योंकि मैं पहले से टारगेट सेट करके चल रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड सेट करके चल रहा हूं। अकॉर्डिंगली अगर कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस में उतनी मीट नहीं कर पा रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं इंप्रूवमेंट के लिए फिर फर्दर प्लानिंग करूंगा, राइट? तो इसी तरीके से मैं ऑर्गेनाइजेशन के जो मेरे गोल हैं उनको अचीव कर पाऊंगा। उसके बाद मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेरे जो रिसोर्सेज है बहुत एफिशिएंटली यूज हो पाएंगे, बिकॉज कहीं वेस्टेज तो नहीं है, कहीं थेफ्ट तो नहीं है, किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं है, मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, देन मैं करेक्टिव मेजर्स ले पाऊंगा। तो डेफिनेटली मैं अपने रिसोर्सेज को भी बड़े एफिशिएंटली यूज कर पाऊंगा, वेस्टेज से बचूंगा। एफिशिएंटली इज कंसीडर्ड फॉर मिनिमम कॉस्ट, ओके, एंड इफेक्टिवली इज कंसीडर्ड फॉर मिनिमम टाइम, ओके। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब जब मेरे पास ब्लूप्रिंट है, मेरे पास टारगेट किस तरीके से मेरे को मूव ऑन करना है, मेरे को पता है किस तरीके से टारगेट को अचीव करना है, सेट स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से अचीव करना है, तो डेफिनेटली मैं उसी के अकॉर्डिंग मूव ऑन कर पाऊंगा। एक तालमेल बन पाएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो पाएगा। इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन, एम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन आएगी, डेफिनेटली उनके बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टाइम पर करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को पता चल पाएगा कि हमें काम किस तरीके से करना है, कितना अच्छा हमारा काम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन हमें कहाँ कहाँ सपोर्ट करेगी और ऑर्गेनाइजेशन हमें कहाँ कहाँ पनिश कर सकती है, राइट। उसके बाद है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। तो बेसिकली मैं एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, ठीक है। मेरे को पता होगा कि मैं हर लेवल पर आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मैंने जो टारगेट सेट किए थे, मेरे रेवेन्यूज के टारगेट थे मान लो 10 लाख रुपए के, बट वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। हर बार मैं चेक करता रहूंगा क्यों अचीव नहीं हो पा रहे, मैं करेक्टिव मेजर्स लेता रहूंगा। तो डेफिनेटली एक एक्यूरेसी आ पाएगी मेरे स्टैंडर्ड, ओके। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से आप कोई भी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करके आओगे। मेक श्योर पॉइंट्स को एक्सप्लेन जरूर करके आना, और अकॉर्डिंग टू वेटेज लिखना है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग फंक्शन लिखा पूरा पेज उसके ऊपर लिख दिया, ये बच्चा सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो बेटा। एक ही क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। अकॉर्डिंग टू वेटेज आपको लिखना होता है। 1 नंबर सिर्फ कंट्रोलिंग आइडेंटिफाई करने का है, उसके बाद आगे 2 लाइन लिख दो, बस बहुत है। इन सब के जो वेटेज होंगी, 3 पॉइंट बोले तो मान लो कि 2-2 नंबर की वेटेज इसकी मान लो, राइट।
तो एक एक दो दो लाइन में सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आ सकते हो। तो बेसिकली 3 पॉइंट पूछेंगे, 3 पॉइंट्स को आप लिखकर आओगे। तो बेटा ये है तरीका केस स्टडी को सॉल्व करने का। एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूं, समराइज कर देता हूं, ध्यान से सुनो। जब भी केस स्टडी पढ़ रहे हो, एक आर्टिकल की तरह उसको रीड करो, सिर्फ एक स्टोरी की तरह उसको पढ़ो। कोई भी परसेप्शन दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है कि इसका ये पॉइंट हो सकता है, या यहाँ पर इस लाइन को पढ़कर मुझे लग रहा है कि हो सकता है प्लानिंग है, इस लाइन को मेरे को पढ़ के लग रहा है शायद यहाँ पर मोटिवेशन की बात हो रही है, इस लाइन को पढ़ के मेरे को लग रहा है शायद कहीं लीडरशिप की बात हो रही है। बहुत सारे पॉइंट आपके दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, बट नहीं, जब तक कि आप फाइनल क्वेश्चन को ना पढ़ लो, कोई भी परसेप्शन दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन लास्ट वाला जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें भी अलर्ट रहो। यहां फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, पीछे आगे बोल देगा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कौन सी इंपॉर्टेंस है या कौन सा ऑब्जेक्टिव है। उस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पूरा पढ़ना है। देन उसके बाद अपना क्राइटेरिया आपका सेट हो जाएगा कि आपको किस लेवल तक सोचना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पता चल गया था कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में 5 फंक्शन है, तो मैं उन्हीं में सोचना स्टार्ट करूंगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। तो मेक श्योर ये आपको समझ में आया होगा कि केस स्टडी को किस तरीके से टैकल करना है एग्जाम में। और एक और चीज बता दूं आपको कि अगर मान लो कि कोई जनरल केस स्टडी आती है जिसके अंदर आपको लगता है कि शायद ये वाला पॉइंट भी हो सकता है और शायद मेरे को लग रहा है कि ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, कोई बात नहीं। जो पॉइंट आपको लग रहा है कि 70% चांस है कि यही पॉइंट है और 30% 40% आपको लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए, तो कोई बात नहीं बेटा, उसको नोट डालकर नीचे एक्सप्लेन करके आ जाओ, कोई बात नहीं। टीचर आपको ढूंढता है एग्जाम में कि मार्क्स बच्चे को कहाँ देने हैं, तो डेफिनेटली अगर उसको वो पॉइंट मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मार्क्स वहां पे जरूर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच बच्चों। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।